एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश के संदर्भ में हम लोगों ने जाना था कि मौर्य वंश की जानकारी के क्या स्रोत हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। इसके अलावे मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें से हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना, बिंदुसार के बारे में जाना। आज हम लोग जो है मौर्य वंश के तीसरे शासक जिसे सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, उनके बारे में, उनके शासना अवधि के समय में हुए विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासकों में से एक था। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और बिंदुसार का पुत्र था। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके बचपन के बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये बचपन से ही काफी साहसी और बहादुर थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा कालांतर में भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य की इन्होंने सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास किए, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे कला या साहित्य हो। हर एक क्षेत्रों में इन्होंने बढ़ चढ़ के विकास किया। तो आइए इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इनके प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत शासन प्रणाली के तहत चलता था, जहां पर राजा ही प्रमुख होता था शासन संबंधी कामों के लिए, सैनिक संबंधित कामों के लिए एवं न्याय संबंधित कामों का अंतिम प्रमुख अधिकारी राजा ही होता था। हालांकि राजा के सहयोग के लिए कई मंत्री भी होते थे, जिसे कि अमात्य कहा जाता था। जो प्रमुख अमात्य होते थे इन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। इन मंत्रियों के सहयोग करने के लिए राजा के द्वारा बहुत से उच्च अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो इस तरह से इन्होंने अपने प्रशासन संबंधी कामों को चलाने के लिए अधिकारियों और मंत्रियों की नियुक्ति की थी। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से इन्होंने अपने प्रांतों को कुल 5 भागों में विभक्त किया था, जिनमें से जो पहला भाग था उसका नाम था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और जो तीसरा था प्राची, जिसे कि पूर्वी भाग भी कहा जाता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चौथा था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन था। और 5वां था कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को कुल 5 भागों में विभक्त किया। इन प्रांतों को भी छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त किया गया था, ताकि प्रशासन को और बेहतर ढंग से चलाया जाए। प्रांत को विषय में, विषय को गोप में, गोप को ग्राम में। प्रांत का जो उच्चतम अधिकारी होता था वो होता था राजन या कुमार। राजन या तो राजा के पुत्र होते थे या राजा के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे। उसके नीचे विषय होता था। विषय के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो विषयपति होते थे, या जिन्हें प्रादेशिक कहा जाता था। इनका काम होता था कि प्रांत के नीचे रहकर शासन संबंधी कामों को सुचारू रूप से चलाए। विषय के नीचे गोप बना हुआ था, जो कि 10 गांवों का समूह होता था, और इनके जो प्रमुख होते थे वो गोप या गोपपति कहलाते थे। इनका भी काम होता था कि अपने क्षेत्राधीन संबंधी जितने भी शासन संबंधी काम है उसे और बेहतर ढंग से चलाया जाए। इसके अलावा जो सबसे निचले इकाई होते थे उनका नाम था ग्राम, और इसके प्रमुख होते थे ग्रामीण। ग्रामीण अपने ग्राम स्तर के शासन संबंधी कामों का सुचारू रूप से चलाते थे। इसके अलावे इनके शासनावधि में नगरीय प्रशासन की भी व्यवस्था थी। यहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यीय कमेटी का गठन था, जो कि 5
सदस्य करके कुल 6 कमेटियों में विभक्त था और इन कमेटियों के सदस्य अलग अलग विभागों का नेतृत्व करता था और शासन संबंधी काम को। सम्राट अशोक के समय में कहा जाता है कि लगभग 6 लाख से अधिक सेना इनके पास मौजूद था और ये 4 तरह के सेना था, जिनमें पैदल सेना था, हाथी सेना था, अश्व सेना था और रथ सेना था। तो इस तरह से वहां पर सैन्य व्यवस्था था और प्रमुख सेनापति राजा होता था और राजा के नीचे भी एक सेनापति। इसके अलावे गुप्तचर के तहत 2 तरह की गुप्तचर की व्यवस्था थी, एक था संस्था और दूसरा था संचार। संस्था के गुप्तचर एक जगह रहकर राजा के लिए सूचनाएं एकत्र करता था और राजाओं को सूचना पहुंचाता था, जबकि संचार श्रेणी के गुप्तचर प्रांतों में घूम घूम कर राजा के विरुद्ध होने वाले सूचनाओं को एकत्रित करता था और राजा तक पहुंचाता था। इसके अलावे न्याय के संदर्भ में भी व्यापक व्यवस्था था। 2 तरह के वहां पर न्यायालय बने हुए थे, एक था धर्मस्थलीय न्यायालय जहां पर की दीवानी संबंधी मामलों का निपटारा होता था और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय जहां पर फौजदारी संबंधित मामलों का निपटान होता था। तो इस तरह से सम्राट अशोक अपने शासन अवधि में प्रशासनिक संबंधी कामों को चलाते थे। अशोक के समय की अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो कहा जाता है कि चाणक्य के द्वारा उस समय के तत्कालीन समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोग थे। इसके अलावे मेगास्थनीज ने आर्थिक आधार पर तत्कालीन समाज को कुल 7 वर्गों में विभक्त किया था, जिनमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं अन्य प्रमुख था। अगर बात की जाए स्त्रियों की, तो स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। इसके अलावे उन्हें कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की आजादी मिली हुई थी। लेकिन इसके अलावे उस समय कुछ सामाजिक कुप्रथा भी प्रचलित था, जैसे कि तलाक देने की रीति वहां पर विद्यमान थी। इसके अलावे कुछ ऐसी महिलाएं थी जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, जिन्हें कि रूपजीवा कहा जाता है। इसके अलावे दास प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन मेगास्थनीज ने दास प्रथा को मानने से इनकार किया है। तो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था अशोक के शासनकाल में वहां पर विद्यमान थी। मौर्यों के समय में अर्थव्यवस्था का नींव कृषि था। राजा के द्वारा किसानों से कुल कृषि का 1/4 से लेके 1/6 भाग राजस्व के रूप में लेता था। उस समय आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का भी प्रचलन था। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत प्रांत के अंदर व्यापार करता था और बाह्य व्यापार के अंतर्गत उस प्रांत से बाहर जाके व्यापार किया करता था। इसके अलावे उस समय वस्त्र उद्योग काफी प्रसिद्ध और प्रचलित उद्योगों में से एक उद्योग था। व्यापार को संचालित करने के लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता था, जिनमें सोना और चांदी प्रमुख मुद्राएं हैं एवं अन्य मुद्राओं का भी उपयोग किया जाता है। राजस्व उगाही के लिए राजा के द्वारा कठोर नियम बनाए गए थे। अगर किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा राजस्व को जमा नहीं किया जाता था तो राजा उसे दंड भी देते थे। व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाहों में से भरूच बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में अवस्थित है। तो इन सभी गतिविधियों के द्वारा उस समय के तत्कालीन समाज अपने आर्थिक जीविकोपार्जन करते। अगर मौर्यकालीन धर्म एवं कला की बात करें तो सम्राट अशोक के द्वारा किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया था, बल्कि उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा था। हालांकि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इसके अलावा अगर कला की बात करें तो मौर्यकालीन समय में कला का विकास 2 स्तरों पर होता था। पहला आम नागरिकों के द्वारा कला का विकास होता था और दूसरा राजकीय स्तर पर राजा के द्वारा कला का विकास होता था। कला के विकास में पत्थरों का उपयोग करना प्रारंभ किया, जिस कारण से
उनके द्वारा उनके समय का कलाकृति आज भी हमारे समय अस्थायी रूप से विद्यमान है। उन्होंने स्तंभ लेख का प्रारंभ किया, शिलालेख का प्रारंभ किया और गुफा लेख का भी प्रारंभ किया। इसके अलावे उनके समय में मूर्ति कला का भी विकास हुआ, स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। अशोक के धम्म नीति के बारे में जानते हैं, जिसे कि धर्म की नीति भी कहा जाता है। अशोक की धम्म नीति नैतिक एवं धार्मिक शिक्षाओं पर आधारित था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। धम्म नीति अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, लोक कल्याण, नैतिक शिक्षा, सामाजिक सद्भावना पर आधारित था। इन्होंने अपने धम्म की नीति का प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने स्तंभ लेख का प्रचलन किया, शिलालेख का प्रचलन किया, गुहा लेख का प्रचलन किया। इसके अलावे इन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक महामात्रों की भी नियुक्ति किया। इन महामात्रों का काम था कि अशोक के धम्म नीति को प्रचार प्रसार करना। इसके अलावे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन धार्मिक नीतियों के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसके अलावे सम्राट अशोक प्रत्येक 10 वर्षों पर धार्मिक यात्रा करता था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक की धार्मिक और नैतिक शिक्षा ही धम्म की नीति है। अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने सभी क्षेत्रों में विकास किया। इसीलिए इन्हें महान सम्राट अशोक की उपाधि दी जाती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।